क्या आप भी क्लास 10th में हैं? क्या लोगों की निगेटिविटी आपके अंदर छा चुकी है? क्या क्लास 10th में जाने के बाद हर एक सिलेबस लोगों की बातों को सुनने के बाद आपके अंदर भी एक डर का भय का मातम सा छाया हुआ है? तो चलिए आज इन्हीं भय को हम दूर करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके AWS अयोध्या में एक नए बैच की। हाय एवरीवन, मैं मयंक पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AWS अयोध्या में। तो चलिए मेरे भाई, आपका AWS अयोध्या आप सभी लोगों के लिए एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहा है 2026-27 के बारे में, जिसमें आपको उस बैच का नाम दिया है सफलता बैच 2027। आपको भी पता होगा सफलता बैच का मकसद ही होगा कि आप सभी लोगों को सफल बनाना, कामयाब बनाना। समझ में आया? तो ध्यान देना, ये बैच बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी पे नहीं करना है और ना ही आपको किसी तरीके के कहीं भी शुल्क देना पड़ेगा। इसमें जितनी भी कंटेंट आपको दी जाएगी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और आपको एक बेहतर तरीके से क्लास दी जाएगी जो अभी तक पूरे YouTube पे एकेडमी के लेवल में आपको ऐसी क्लासेस नहीं देखने को मिलेगी। ऑफलाइन जैसा फुल क्लासेस आपको ऑनलाइन में भी देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका एक भी पैसा आपको नहीं लगना है तो क्या आपका कीमती समय लगना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें ध्यान देना, आपके क्या होगा, डेली प्रैक्टिस सेट होंगे, डेली डाउट क्लियर होगा आपका। ऐसा नहीं है मेरे भाई आपको एक बार बता दिया गया उसके बाद कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपका डेली का डेली क्या होगा, आपका डेली का डेली डाउट क्लियर होगा। आपके मन में जब तक कोई संदेह रह जाएगा तब तक आपकी क्लास की शुरुआत नहीं की जाएगी। बिना आपके डाउट को क्लियर किए आगे की क्लास पढ़ाना कोई स्टार्ट नहीं करेगा। आगे ध्यान देना, फिर मैं बात करता हूं लाइव डिस्कशन की आपके साथ, चाहे ऑफलाइन क्लासेस पढ़े चाहे ऑनलाइन क्लासेस पढ़े, लेकिन जब भी डिस्कशन किया जाएगा तो ऑनलाइन किया जाएगा। अर्थात आप अपने पक्ष को हमारे सामने रख सकते हैं और मैं आपकी बातों का एक सेटिस्फाइड रिप्लाई आप तक पहुंचा सकूं। ऐसे ही आपका रिप्लाई क्या होगा, लाइव डिस्कशन में होगा। समझ में आया? आगे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन जो कि पूरे कैरियर में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक एक कॉन्सेप्ट का आपके अंदर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा मेरे भाई, तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो चलते हैं, ध्यान देना। यहां पर कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, ये क्लासेस किसके लिए की गई है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? तो ध्यान देना मेरे भाई, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आप समझना, यहां पर हिंदी मीडियम का भी बच्चा पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों प्रकार की क्लासेस आपको उपलब्ध कराई गई है। एक ही में आपको उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड जिसे कहते हो कक्षा 10 में आपको सारी क्लासेस होंगी। समझ में आना चाहिए आपको, बस इतना ही कहूंगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में तुरंत बताइएगा, आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें दोनों प्रकार की क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आपके सिलेबस के बारे में। ये रहा आपका सफलता बैच मैथ सिलेबस 2026-27। टॉपिक्स में देखना मेरे भाई, पहला चैप्टर होगा आपका रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, कैसे होता है, ये कितने इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या सवालें आ सकती हैं, कौन कौन सा टॉपिक आएंगे इसमें, इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, पहले आप क्या करिए, अपने सिलेबस के चैप्टर को जानिए, एक एक कंटेंट को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। दूसरा चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल्स, जिसे बहुपद कहा जाता है। समझ में आया? तीसरा अगर मैं कहूं मेरे भाई तो फेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान देना, फेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे ध्यान देना हिंदी में क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। और ध्यान देना यहां पर फेयर लगा है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसे युग्म भी कहेंगे। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका ये क्या होगा, ये चैप्टर होगा। समझ में आया? तो चलते हैं आगे। देखिएगा आगे अगर मैं बात करूं मेरे भाई, आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आपका जो चौथा चैप्टर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। फिर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी भी कहा जाता है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। समझ में आया? तो चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स जिसे त्रिभुज कहा जाता है। हाँ, वही आकृति जो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है, उसी को तो त्रिभुज कहा जाता है। अब ध्यान देना, त्रिभुज के बारे में एक एक तरीके से अलग से फोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। अभी आप केवल क्या करिए, अभी आप केवल अपने चैप्टर को देखिए, अपने सिलेबस के बारे में जानिए। उसके बाद मेरे भाई आप देखना आपके मैथ को कैसे एक एक तरीके से अच्छे से फोड़ा जाता है। फिर आगे मैं बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, देखिए मेरे भाई, आगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जिसे क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। और ध्यान देना, कहीं कहीं पर तो ज्यामितीय लिखा होता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। चाहे आप ज्यामिति लिखिए चाहे आप ज्यामितीय लिखिए, दोनों में आपको क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति ही पढ़ना है। उसमें क्या होता है, जब ज्यादा सवाल आने लगते हैं वहीं ज्यामितीय लगा दिया जाता है, और आपको जब कोई सिंगल में लिखता है उसे ज्यामिति लिखते हैं। समझ में आया? तो किसी भी बुक में ज्यामिति लिखा हो, ज्यामितीय लिखा हो, आपको डरने की बात नहीं है। आप क्या करेंगे? केवल ये समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति है, हाँ बस ठीक है, हमको सवाल इसमें लगाना है। आगे मैं बात करूंगा मेरे भाई, क्या? ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। और ध्यान देना, अपने आप में अच्छा खासा ये क्या होता है? एक रोल निभाता है, और अच्छे खासे आपसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति के बाद, अरे ध्यान देना, जिसमें रील में क्या होता है? बहुत ज्यादा रील बनाई जाती है कि हमारे दैनिक जीवन में तो इसका कहीं काम ही नहीं आता। क्या कहते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, और ऐसे खींच के कहते नहीं टैन थीटा हो जाता है। वही आपका त्रिकोणमिति है, जो रील पे बहुत बार आपने देखा होगा। कहते हैं इसका कोई उपयोग नहीं आता। मैं बताऊंगा इसमें आपका इसका कहाँ उपयोग आता है और कैसे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ मेरे भाई? तो ध्यान देना। फिर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान देना, जिसे क्या कहते हैं? इसे हम कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं, ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं। समझ में आया? ध्यान देना, इसे एक चीज और भी कहा जाता है, क्या? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बात करता हूं सर्कल्स की, जो आपका 10 चैप्टर होगा वो सर्कल्स होगा, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा मेरे भाई? वृत्त कहा जाएगा। समझ में आ गया? फिर मैं बात करता हूं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, अर्थात वृत्त से संबंधित। किससे? वृत्त से संबंधित। ध्यान देना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके होंगे सब जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, और खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में क्या होगा? आने वाला होगा। समझ में आया? तो फिर चलते हैं आगे। देखना, आगे मैं बात करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स होता है। ध्यान देना, इस चैप्टर में आपको पूरी तरीके से कराया जाएगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसे हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। सुनिए, ये आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कितनी क्षमता हो सकती है, कितनी कैपेसिटी हो सकती है, और कितना आप उसमें क्या कर सकते हैं? कोई सामान को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी चीज में कोई चीज कितना रख सकते हैं, तो वो सब चीजें आपको क्या बताएगा? एरिया ऑफ क्या बताएगा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स बताएगा।
क्लियर हुआ। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो ध्यान देना, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स तो बहुत ही इजी है मेरे भाई। स्टैटिक्स में केवल 3 चीज आपको पढ़ना है, क्या? माध्य और मध्यिका, तथा तीसरा क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। समझ में आया? आगे ध्यान देना, जिसे इसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। समझ में आया? सांख्यिकी। ध्यान देना, इसमें केवल 3 टॉपिक पढ़नी है। कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है अभी आगे जस्ट आपको मिलेगा। फिर मैं बात करता हूं मेरे भाई प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी मिस होता है प्रायिकता, और प्रायिकता को आपको पता होगा। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता में मेरे भाई हमेशा संभावनाएं आपकी होती है, किसी चीज के होने की संभावना। जैसे अभी आपको लग रहा होगा हाई स्कूल में पास होने की या फेल होने की संभावना, तो ध्यान देना मेरे भाई, ऐसा नहीं है, आपकी संभावनाएं गलत हैं। सब पास होंगे और एक अच्छे नंबर से पास होंगे। इसीलिए आपका EWS अयोध्या डे नाइट मिला करके आप सभी लोगों के साथ में है। 24 आवर्स आपको यही प्रयास करेगा कि आपका जितना भी अप्रोच हो अच्छे खासे तरीके से बढ़ा जाए। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करता हूं मिक्स्ड की। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो ध्यान देना, ये कोई आपका चैप्टर नहीं है, ना कि आपकी किसी बुक में मिलेगा। मिलेगा तो कहां मिलेगा? केवल EWS अयोध्या पर मिलेगा। क्यों मेरे भाई? तो ध्यान देना, ये चीजें आपकी क्या है, तो सुनिए, जितना आपने क्या ये 15 चैप्टर्स है ना, आपने 15 चैप्टर्स में जितना सब कुछ पढ़े होंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, उन सभी को एक एनालिसिस करा करके एक बार में जो आपको कराया जाएगा सारी क्लासेस का एक बार में, वो क्लासेस आपकी क्या होगी? वही आपका मिक्स्ड क्लासेस होगी। समझ में? मिक्स्ड चैप्टर होगा, अर्थात 15 चैप्टर से 15 चैप्टर में से प्रत्येक के कम से कम 2-2 क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिल सकता है। समझ में आया? तो ध्यान देना, मैथ से आपको डरना नहीं है। जब तक मैथ को तोड़ेंगे नहीं तब तक मैथ को छोड़ेंगे नहीं। तो आज आपको लोगों के द्वारा कही गई नेगेटिविटी को निकाल देना है, और आज ही क्या करना है? अपनी उंगली को ले जाकर के EWS अयोध्या लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पूरी तरीके से क्लास को लेकर के टेंशन को खत्म करना है। समझ में आया? तो चलते हैं आगे। देखिए मेरे भाई, आगे जो मैं बात करूंगा, क्या कहां से कितना क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, कितने नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, पहला तो मैंने लिखा है यूनिट्स, जिसे चैप्टर कहते हैं। उसके बाद बात करूं तो अंक बात करता हूं। ध्यान देना, यूनिट्स वाइज मार्क, आपके एक एक यूनिट में कितना कितना नंबर बन सकता है, वो आपके ये रहे। पहला मेरे भाई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कितने नंबर बनेंगे? आपको 4 नंबर बनेंगे। समझ में आ गया? 4 नंबर बनेंगे। बहुपद में मैं बात करूं तो आपको इसमें भी 4 नंबर बनेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 6 नंबर बनेंगे। समझ में आया? द्विघात समीकरण से 6 अंक आएंगे। समांतर श्रेणी से 6 अंक आएंगे। समझ में आ गया? तो एक एक को क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूं त्रिभुज की। तो त्रिभुज से मैंने बताया ना कितना नंबर आएगा? 8 नंबर आएगा। निर्देशांक ज्यामिति की बात करता हूं तो 4 नंबर आएगा। त्रिकोणमिति की बात करता हूं तो ध्यान देना, त्रिकोणमिति कितने नंबर में आएगा? 6 नंबर में आएगा। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 4 नंबर में आएगा। मेरे भाई अगर दोनों को मिलाएं तो आपका कितना नंबर आ गया? और 10 नंबर आ गया। और अब की बार तो पूरा भौकाल आपका यही चैप्टर मचाया था। बोर्ड पेपर में देखना, एक बार पेपर उठा करके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बोर्ड पेपर में इसी का भौकाल तगड़े में था। तो ध्यान देना, आगे बात करते हैं किसकी? वृत्त की बात करते हैं। तो वृत्त में आपका कितना नंबर आएगा? तो 4 नंबर से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से तो 5 नंबर आएंगे, अर्थात दोनों को मिलाकर के आपको कितना बन गया? 9 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी बन गया। अपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 7 मिलेगा मेरे भाई। कितना? 7 नंबर मिलेगा। और ध्यान देना, संख्यांकी से बात करूं तो 6 नंबर, और
प्रायिकता से बात करूं मेरे भाई तो 4 नंबर। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, अगर टोटल संख्या नंबरों की इसमें बताएं तो कितना हो जाएगा? 70 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। 30% आपका जानते ही हो क्या होता है, 70% आपको लाना होगा यहां से और 30% आपको पता होगा कहां से दिया जाता है, तो आप अपने स्कूल से पा जाओगे। तो आपको डरना नहीं, आप पूरी तरीके से अगर प्रयास करेंगे तो 90 प्लस आने की पूरी उम्मीद होगी। और मेरे भाई अगर आज ही से आपका लक्ष्य होगा 100 to 100 लाने का तो भी बता देना, कमेंट में जरूर लिखना सर मैं भी लाऊंगा। और आपको मैं ये इतना भी बता देता हूं, क्लास के पहले ही दिन नोट कर लेना किसी कॉपी में, कहीं जाकर के सबसे ऊपर लाइन में, क्या कि आपको 100 to 100 वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा जो यहां पर सारा पढ़ाया गया होगा। समझ में आया? अब आपके ऊपर है आप उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे के सवालों पर ध्यान देना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है आप में, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, क्या? त्रिभुज करता है। क्या करता है? त्रिभुज करता है। दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करता है। तीसरा द्विघात समीकरण करता है। चौथा अगर मेरे भाई बात करूं तो समांतर श्रेणी, उसके बाद आता है दो चर रैखिक वाले समीकरण, सांख्यिकी। और सुनो ये चैप्टर तो इतना ही इंजॉयमेंट है आपका सांख्यिकी, क्या है जो सांख्यिकी चैप्टर है मेरे भाई आपका, आपको पता होगा जो बच्चे उम्मीद भी नहीं लगाते उनको भी ये पास कराने का फुल कैपेसिटी रखता है कि अगर वो केवल 2-3 चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं तो पास भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पास नहीं होना है, बोर्ड पेपर में धमाल मचाना है। तो देखिए फिर मैं बात करता हूं त्रिकोणमिति की, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की, निर्देशांक ज्यामिति की, और उसके बाद मैं बात करूं तो प्रायिकता की होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलते हैं मेरे भाई आगे देखना। अब मैं बात करता हूं कि आपके चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक कहां से आती है। तो देखिए मेरे भाई बात करता हूं रियल नंबर, जिसे आपने देखा वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आता है। सुनना, आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ये कट चुका है। अगर आप कहीं कहीं बुक में देखेंगे मेरे भाई तो कट चुका है, लेकिन ध्यान देना जब एमसीक्यू की बातें आती है तो एमसीक्यू में आपके हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन स्कूल में देखने को मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसी को करा दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी करके क्या करेंगे, पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको डरना नहीं है, हमको पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। फिर मैं बात करूंगा किसकी, एचसीएफ एंड एलसीएम की। फिर मैं बात करूंगा किसकी, परिमेय संख्याओं की बात करूंगा। समझ में आ गया? और परिमेय संख्याएं की जब बात करूंगा वहीं से आपका क्या कर दूंगा मेरे भाई, आपके इस चैप्टर की दाइंड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करेंगे, इस चैप्टर से पूरा एक बार टॉपिक वाइज आपको फिर से कराया जाएगा। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई कौन सा, पॉलिनोमियल्स है, जिसे बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। और जब बहुपद कहा जाता है तो पहले में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुपद की परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, फिर बहुपद के शून्यक निकालने पड़ेंगे। उसके बाद अगर उसके शून्यक आ गए तो उसको जिसे क्या कहते हैं, शून्यक और गुणांक का बीच में संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां अगर मैं बात करूं किसकी, तो बहुपद की। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं मेरे भाई इंग्लिश में तो क्या होगा, आपको पता है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। समझ में आया? तो आप इंग्लिश में भी सुनते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदी में ही बताया जाएगा, आपको मेरे भाई इंग्लिश में भी बताया जाएगा। और उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की सारी टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आई होप समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ सर मुझे, हाँ भैया, हाँ सर मुझे पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर नहीं आई होगी तो एक बार कमेंट में नो जरूर लिखना।
फिर मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, तो ध्यान देना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है मेरे भाई। तो ध्यान देना, आज हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी टॉपिक आएगी। तो पहले ध्यान देना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात समझ में आया क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें आपको इसके बारे में इसका डेफिनेशन पता करना पड़ेगा, कैसे बनता है ये जानना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं, आपको इसमें क्या आएगा? ग्राफ मेथड आएगा। क्या आएगा? ग्राफ विधि आएगा, जिसे कहीं कहीं पर आलेखीय विधि भी कहा जाता है। दूसरा मेरे भाई क्या आएगा? प्रतिस्थापन विधि आएगा। क्या आएगा? प्रतिस्थापन विधि आएगा। क्लियर हो गया? फिर मैं बात करता हूं कौन सी विधि का? तो आपके विलोपन विधि की बात करता हूं। किस विधि की? विलोपन विधि की बात करता हूं। समझ में आ गया? तो देखिए मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं किसकी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। इसमें आपको आइडेंटिफाइज, इसमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। समझ में आया? जिसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का परिचय कहते हैं, या आप इंफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? फिर मैं बात करता हूं किसकी? गुणनखंड की, जिसे फैक्टर कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे ध्यान देना, सूत्र विधि क्या होता है? तो इसमें भी एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला के आधार पर जब क्या किया जाएगा? द्विघात समीकरण को हल किया जाएगा। उसी को कहते हैं क्या? सूत्र विधि कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं किसकी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूं, जिसे आप एपी कहते हो। तो पहला है इंफॉर्मेशन ऑफ एपी, अर्थात एपी का परिचय पढ़ोगे कि एपी होता क्या है। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्या करोगे? एन टर्म्स याद करोगे। क्या? टर्म्स ऑफ एन, या एन टर्म्स भी कहा जाता है। उसके बाद सम ऑफ एन करोगे, जिसे एस एन से, और इसे टी एन या आप ए एन से डिनोट कर सकते हो। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं किसकी? तो ट्रायंगल्स है मेरे भाई। क्या है? ट्रायंगल्स है। अब समझना, ये थोड़ा सिलेबस के बारे में है, आपको थोड़ा जल्दी बताया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको जब भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी अभी, तो ध्यान देना, वहां पर क्या होगा? अच्छे खासे से तैयारी कराई जाएगी। अब ध्यान देना, क्या है? बात करते हैं किसकी? समानता की, जिसे सिमिलैरिटी भी कहा जाता है। दूसरा बीपीटी का प्रमेय होता है। आपको पता है बेसिक प्रमेय होगा, ये बेसिक प्रमेय होगा किसका? ट्रायंगल्स का होगा। आगे मैं बात करता हूं किसका? तो पाइथागोरस प्रमेय होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो ना? अरे वही होता है जिसमें एक क्या होता है? ट्रायंगल होता है। यहां आपने देखा हाइपोटेनिस, यहां परपेंडिकुलर, और यहां क्या लिखते हो? बेस लिखते हो, और लिखते हो बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या? बेस स्क्वायर लिखते हो। समझ में आ गया? जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्ण, और इसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? आधार कहते हैं। तो समझ में आया? आप वही कहते हो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया अभी कमेंट में लिख देना, और अगर आया है तो सीधा सीधा क्या करना? यस लिखना कमेंट में, और बताना क्लास आपको कैसी लग रही है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलता तब तक हम लोग भी क्या करते हैं? चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या पता आपको समझ में आया या नहीं आया। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति होता है। और ध्यान देना, यहां पर क्या है? तो दूरी सूत्र है। क्या है मेरे भाई? तो दूरी सूत्र है, और इस दूरी सूत्र को क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। तो ध्यान देना, यहां दो तरीके की आपको टॉपिक समझने को मिलेंगे, एक तो विभाजन सूत्र वाला, दूसरा आपको डिस्टेंस फार्मूला। जिसे ध्यान देना, विभाजन सूत्र को क्या कहते हैं? सेक्शन फार्मूला भी कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है मेरे भाई तो अभी कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिक्कत तो चलते हैं फिर आगे आपके अगले चैप्टर के बारे में समझते हैं। ये देखो मैंने बताया था ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति का परिचय भी कहा जाता है, अर्थात आप त्रिकोणमिति भी कह सकते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय भी कह सकते हैं। मैंने कहा था ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा होता है, और इन सब के बारे में आप पढ़ने से पहले भी समझ गए होंगे कि कुछ लोग कहते हैं पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। तो ध्यान देना, ये रेशियो जो है, जो इनका अनुपात है, इन अनुपात को अच्छे तरीके से समझा जाएगा कैसे क्या होता है। क्लियर? तो अभी डरना नहीं है, अभी डट कर मुकाबला करना है आपके इन चैप्टर के सिलेबस से। और ध्यान देना, बिलीव रखना मेरे भाई, भरोसा रखना, और मैं भी आई होप कहता हूं, आशा रखता हूं कि आपका बोर्ड पेपर बेटर जाएगा, अच्छे तरीके से जाएगा, आप पूरे तरीके से मैथ को फोड़ के आओगे, आपको डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसकी? त्रिकोणमिति अनुपात की। किसकी? त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता हूं। तो ध्यान देना, इनका एक रेशियो होता है। रेशियो कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया, यहां पर कोई एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को मैं मान लेता हूं यहां पर हाइपोटेनिस है, यहां पर परपेंडिकुलर है, और आपको ये साइन थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। समझ में आ गया? आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, आगे देखिएगा, आगे क्या है? क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसे ध्यान देना, इसमें आपको क्या पढ़ना है? मूल सर्वसमीकाएं पढ़नी है। तो ये दोनों ध्यान देना, जो इसमें है, इस वाले चैप्टर का और इस वाले चैप्टर का दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या है मेरे भाई? तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा बेसिक मेथड है, अर्थात फार्मूले हैं, और आपका जो एमसीक्यू वाला सवाल ज्यादा बनेगा उसको रखेंगे। और ध्यान देना, जो बड़े वाले सवाल है उनके लिए मैंने एक स्पेशल क्या किया है? एक स्पेशल फार्मूला बनाया है, एक स्पेशल चैप्टर बनाया है। फार्मूले का मतलब समझना, एक स्पेशल चैप्टर का फार्मूला इंक्लूड कर दिया है, अर्थात वही फार्मूला वही चैप्टर कहलाएगा। क्या? कि आप में मूल सर्वसमीकाएं जो होंगी और प्रश्नों में प्रयोग कैसे की जाएंगी, मतलब समझना, जो फार्मूले हैं वो आए कहां से इसको प्रूव किया गया, और प्रूफ करने के एक साथ साथ आपको पता होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, और कैसे ये सवाल में इंक्लूड होंगे एक एक फार्मूले, उनको भी सिखाया जाएगा। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो सर्कल्स की इसमें क्या होता है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, जिसे टेंजेंट ऑफ सर्कल कहा जाता है, और उसकी क्या होती है? क्वालिटीज होती है। यही दो आपको टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो आगे देखिएगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में मैंने बताया, तो ध्यान देना, अनुप्रयोग जानते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित सवाल पढ़ने हैं। तो क्लियर हुआ? अगर आई होप इतना आपको क्लियर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं क्लियर है मेरे भाई, तब भी आप बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो आपकी सफलता बैच है, ये हमारे और आपके बीच में डाउट कहीं नहीं रखना चाहता। क्यों डाउट नहीं रखना चाहता? जिससे आपके आने वाले फ्यूचर में 11th में या इस क्लास के अंत में आपको ये ना लगे कि हमको मैथ से अब डर लगता है। तो ध्यान देना, शुरू से अंत तक जुड़े रहना, अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट होता है तो एक बार क्लियर जरूर करना, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आगे बात करता हूं मेरे भाई, तो आगे देखिए, फिर आपका क्या है? एरियास रिलेटेड टू सर्कल्स है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और ध्यान देना, यहां वृत्तखंड होगा। आपको पता है दो तरीके से आपको होगा, एक एरिया निकालना होगा किसके अकॉर्डिंग? रेडियस के अकॉर्डिंग, एक आपको कॉर्ड के अकॉर्डिंग निकालना होगा, और इसी से आपका क्या होगा? दो टाइप से आपको सवाल सॉल्व किए जाएंगे। इसमें दो टॉपिक्स आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करूंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ध्यान देना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कैसे होता है मेरे भाई? तो आपको पता होगा, जैसे मैं पहले बात करता हूं किसकी? घनाभ की। किसकी बात करता हूं? घनाभ की। तो घनाभ कैसे होता है, कौन सा होता है? तो
आपको पता होगा घनाभ क्या होता है। तो सुनिए मेरे भाई, आपने देखा होगा एक बड़ा सा चीज कोई ले लेते हैं, जैसे बड़ा तो नहीं, ध्यान देना, ये चीज मैंने ले लिया, ये चीज आपका क्या है, तो आप कह सकते हैं ये घनाभ है। कैसे मेरे भाई, तो ध्यान देना, इसमें कितनी सतह हैं, एक सतह ऊपर हो गई, एक सतह नीचे हो गई, एक सतह इधर हो गई, एक सतह इधर हो गई, और एक सतह इधर हो गई, एक सतह मेरे तरफ हो गई। समझ में आ गया? यही आपका क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। क्लियर हो गया? फिर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसके टॉपिक में बात करूं मेरे भाई, तो ध्यान देना इसमें क्या होगा, तो आपको ध्यान देना, अगर मैं घनाभ को आपको वैसे दिखाऊं तो ध्यान देना ये क्या है, ये आपका क्या है, देखिए 3D में देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका मेरे भाई ये घन है। क्या है? घन है। क्लियर हुआ? ये क्या है? घन है मेरे भाई। और अगर मैं बात करता हूं घन की, तो ध्यान देना ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। आगे मैं बात करता हूं, ध्यान देना, एक एक चीजों पर आपको अच्छे से फोकस कराऊंगा। यहां मैं बात करता हूं मेरे भाई क्या, तो आपका ये क्या हो गया, आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, एक बेलन हो गया, जिसे सिलेंडर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, तो आगे चलते हैं मेरे भाई, ये आप समझ में पाए कि कौन सा घनाभ होता है, कौन सा सिलेंडर होता है। अगर दैनिक जीवन में देखें तो ध्यान देना, ये जो आपका होता है क्या है, ये सिलेंडर है। समझ में आया? अर्थात एक पाइप जो होता है ये आपका क्या होता है, सिलेंडर होता है। समझ में आ गया? किसके आकार का होता है, बेलनाकार आकार का होता है। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करता हूं शंकु की। शंकु की किसकी बात करता हूं मेरे भाई, तो आपको पता होगा शंकु की। अरे ध्यान देना, वो बर्थडे वाली टोपी जो आप लगा करके ऐसे क्या करते हो, केक काटने का प्रयास करते हो, वही आपका क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। क्लियर हो गया? फिर मैं बात करूंगा मेरे भाई किसकी, गोला की। आपने देखा होगा हाथों में जो चूड़ियां पहनती है औरत, या आप क्या करते हो, एक कड़े को पहनते हो, वो किस शेप का होता है, तो वो आपके गोले का शेप का होता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं इतना आप शेप के बारे में समझे होंगे, और आगे की टॉपिक जब हम समझाना चालू करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो ध्यान देना, आगे बात करता हूं स्टैटिक्स की, जिसे सांख्यिकी भी कहा जाता है। मैंने कहा ना, इसमें केवल 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो ध्यान देना, पहला जो टॉपिक पढ़ना है मेरे भाई, आपको क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है। और तीसरा मेरे भाई क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, जिसे ध्यान देना इंग्लिश में मीन, मीडियन और मोड तीनों कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आया है मेरे भाई, तो ध्यान देना, एक बार चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना जो नए होंगे, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जो आप पैसे दे करके नहीं पाते थे पूरे YouTube पे या कहीं बैचेस में, आपको क्या किया जा रहा है, फ्री आप पोस्ट आपको दिया जा रहा है। और उम्मीद करता हूं आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने इसे समझा तो सफलता बैच जो है आपका 2027, ये एकदम सुपर हिट निकलेगा आपके लिए। आप इतना प्रयास जरूर करना, आपको पूरा सिलेबस इसमें कराया जाएगा। फिर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो ध्यान देना, नेक्स्ट चैप्टर आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन आप प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और सिंपल इजी क्वेश्चन जो होगा इसमें कराया जाएगा। हार्ड तो इसमें आता नहीं। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही हार्ड नहीं होता। क्लियर हो गया? क्या नहीं होता, ये चैप्टर ही हार्ड नहीं होता मेरे भाई। तो आपको समझना है कि यही चीजें हमारी है। और ध्यान देना, तो अब बताओ क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया, जो इतने सिलेबस मैंने बताए आपको, एक एक चैप्टर का टॉपिक आपके दिमाग में आया या नहीं आया? क्या इस तरीके का कोई भी सवाल आपका फंसेगा बोर्ड पेपर में? अगर फंसेगा मेरे भाई, तो एक बार बताने का जरूर प्रयास करना। समझ में आया? फिर ध्यान देना, आगे मैं बात करता हूं कि ये कैसे होगी। तो ध्यान देना, इसकी टाइमिंग जो होगी मेरे भाई, क्या होगी, इसकी जो टाइमिंग होगी, तो ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, 7:30 पे चलेगा, अर्थात 7:30 बजे शाम को क्या होगा, ये डेली आपको देखने को मिलेंगे 7:30 बजे शाम को। कब? शाम को। समझ में आ गया? और ध्यान देना, अगर किसी तरीके से आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, अपने एजुकेशन विद सक्षम AWS
क्या लिखा जाता है? एजुकेशन विद सक्षम, एजुकेशन विद सक्षम, जिसे आप क्या कहते हो? शॉर्टकट में EWS भी कहते हो। और ध्यान देना, एजुकेशन का मतलब शिक्षा और सक्षम का मतलब आपको सबल बनाना मेरे भाई, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? एजुकेशन विद सक्षम रखा गया है। हर एक बच्चे को क्या करना? प्रबल शक्ति के साथ शक्तिशाली बनाना। और ध्यान देना, अगर और ज्यादा आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करना? नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना, चाहे इस नंबर पे कांटेक्ट करना या फिर आप मेरे भाई इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत होगी आपको तो आप जरूर इन नंबरों पर कांटेक्ट करना, आपको हर संभवतः प्रयास किया जाएगा इसको क्या करने के लिए। आप एजुकेशन विद सक्षम से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो मेरे भाई, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। और ध्यान देना, आप क्या करोगे? FB पर भी जाओगे, आपको वहां भी इसकी क्या मिलेगी? ID मिलेगी। आप वहां से भी क्या कर सकते हैं? उस पेज को फॉलो करके आप अपने कंटेंट को वहां से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इस क्लास का जो नोट्स होगा, आपको ऐसा नहीं है आपको केवल समझा के छोड़ दिया जाएगा, आपको इसमें नोट्स भी दिया जाएगा और उस नोट्स की कोई भी कीमत नहीं होगी। मैंने बताया ना कि इस क्लास से जुड़ी जितनी भी आपको मटेरियल दी जाएंगी वो सारी क्या होंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको क्या किया जाएगा? सॉल्व कराया जाएगा। समझ में आ गया? आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, अगर आपके अंदर अभी भी कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो चलते हैं फिर आगे देखिएगा। आगे थैंक यू सो मच फॉर EWS अयोध्या कनेक्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और उम्मीद करता हूं आप शुरू से लेकर के अंत तक अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए ऐसे ही हमारे EWS अयोध्या से जुड़े रहेंगे मेरे भाई। ये EWS अयोध्या हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। आप सब क्या करेंगे? इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे और सपोर्ट करने का पूरा फुल प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना, अगर आपको समझ में आया है तो आप एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि जिससे हमारी क्या होगी? नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइमिंग से पहुंचती रहे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।